दोस्तों, आपका वापस स्वागत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ थ्योरी, कैसे आपको आंसर देना है ताकि आपको याद हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। इनमें से कौन सी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है? मीजल्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन या ऑल ऑफ द अबव? आंसर जानने से पहले हम देखेंगे इस एट्यूनेशन का मतलब क्या होता है, ये शब्द कहां से आया। तो हम जानते हैं वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन होती हैं जिनके अंदर एंटीजन होता है, या फिर हम कह सकते हैं एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशंस आर टर्म्ड एज वैक्सीन। ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन में दो प्रॉपर्टी होती हैं। ये दो प्रॉपर्टी, पहले हम बात करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। अगर एंटीजन लेते से हैं या फिर एंटीजन शरीर में जाएगा और उसकी वजह से अगर बीमारी पैदा होगी, मतलब डिजीज हो जाएगी, तो वो एंटीजन क्या कहलाएगा? पैथोजन। और वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पैथोजेनिसिटी। जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रोब शरीर में जाएगा और उससे बीमारी पैदा हो गई, डिजीज पैदा हो गई, तो हम उस माइक्रोब को उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि वो पैथोजन बन गया। अब ये पैथोजन बन तो गया, लेकिन हम क्या प्रयास करते हैं, हम इसका केमिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं। और केमिकल ट्रीटमेंट से क्या होता है? ये हो जाता है। ये होने का मतलब क्या है? जब केमिकल का ट्रीटमेंट किया जाएगा माइक्रोब का, तो वो एटीन्यूएटेड हो जाएगा। एटीन्यूएटेड का मतलब अब वो बीमारी पैदा नहीं कर पाएगा। शरीर में जाएगा लेकिन बीमारी पैदा नहीं कर पाएगा। तो ये तो थी एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं एटीन्यूएशन से रिलेटेड। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है एंटीजेनिसिटी। कहने का मतलब जैसे ही एंटीजन बॉडी में गया तो वो क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। और ये हम पढ़ चुके हैं, ये एंटीबॉडी ही अल्टीमेटली क्या करती है? एंटीजन का खात्मा करती है। तो दो प्रॉपर्टी थी, पैथोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। तो वैक्सीन में क्या करते हैं, लाइव एट्यूनेटेड में हम ऐसा एंटीजन लेते हैं जिसके अंदर पैथोजेनिसिटी तो नहीं होती, लेकिन क्या होती है? एंटीजेनिसिटी होती है। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है, पैथोजेनिसिटी पर, एंटीजेनिसिटी भी बनता है, और एटीन्यूएशन क्या होता है इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो आपके 3 और क्वेश्चन एक साथ तैयार हो गए। अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो ये तीनों वैक्सीन हैं, इन तीनों में लाइव एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही काम आते हैं, इसलिए आपका आंसर होता है डी। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्यूनाइजिंग एजेंट prepared from the toxins of microorganism is called as। वो इम्यूनाइजिंग एजेंट जो टॉक्सिन से बनता है उसे क्या बोलते हैं? वैक्सीन, सिरा, टॉक्सॉइड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सीधा सा आंसर है, जो टॉक्सिन शब्द है, टॉक्सिन से क्या बना? टॉक्सॉइड। तो आंसर तो इसका रहेगा सी। लेकिन इससे पहले इसका बेस समझते हैं, ये टॉक्सिन क्या होता है। कई बार क्या होता है कि माइक्रोब जो अपना असर शो करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, वो खुद नहीं करते, वो कुछ पदार्थ ब्लड में डाल देते हैं जिसकी वजह से बीमारी उत्पन्न होती है या बीमारी के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। तो हमने ये एग्जांपल ले लिया, ये टॉक्सिन। ये क्या है? माइक्रोब की वजह से पैदा किया गया प्रॉब्लम जिसकी वजह से बीमारी होती है। अब इसके दो चीज होती हैं, एक तो ये वाला हिस्सा तुमने देख लिया। ये वाला हिस्सा क्या है? टॉक्सिन मोइटी, जिसकी वजह से आपके घातक इफेक्ट मिलते हैं। एक ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है जिसकी वजह से ये एंटीजन कहलाता है। तो शरीर में जब जाएगा तो इसकी वजह से तो बीमारी होगी, लेकिन इसकी वजह से एंटीबॉडी बनेगी। तो हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं, टॉक्सिन को हम क्या करेंगे, टॉक्सिन का हम कुछ ट्रीटमेंट कर देंगे और ट्रीटमेंट के करने के बाद कुछ बदलाव आ जाएगा। तो क्या बदलाव आ गया? ये एरो दिखा रहा है कि ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा ये जो टॉक्सिन मोइटी थी ये खत्म हो गई, लेकिन ये वाली मोइटी जो इसमें थी वो इसमें भी है। तो जो पहले घातक चीज थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। लेने के बाद, शरीर में जाने के बाद एंटीबॉडी बनेगी और हम इसको यूज में ले सकते हैं। मतलब टॉक्सिन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? टॉक्सॉइड में। तो टॉक्सिन से जो बनते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट वो क्या कहलाते हैं?
टॉक्सॉइड, और इसके हिसाब से इसका आंसर होता है सी। तो हियर इज द आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीवेलेंट वैक्सीन पॉलीवेलेंट वैक्सीन क्या होती हैं? कई बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 और मोर स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पीशीज, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन पॉलीवेलेंट पूरा नाम है ये। दूसरा ऑप्शन, इम्यूनाइजिंग एजेंट्स प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग एंटीबॉडीज एंड एंटीजन। तीसरा ऑप्शन, वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 और मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चौथा ऑप्शन, इम्यूनाइजिंग एजेंट कंटेनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ एंटीबॉडी। अब 1 बाय 1 देखते हैं। किसी भी एक माइक्रोब के 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रेन यूज करके जो बनाई जाती है वैक्सीन, वो क्या कहलाती है? पॉलीवेलेंट वैक्सीन। जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन, तो इसका आंसर यही है ए। बाकी ऑप्शन है कंबाइनिंग 2 और मोर एंटीबॉडीज या एंटीजन, ये आंसर गलत है। वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 और मोर माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं होता। स्टूडेंट जनरली इसी को टिक करते हैं और इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो आप याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? सेम स्पीशीज है, एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसकी स्ट्रेन अलग अलग है, ये ध्यान रखना है। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन है मोर देन 1 टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके अनुसार होता है आपका आंसर ए। तो हियर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कंप्राइजिंग मेजर पार्ट ऑफ सीरम, मतलब मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम। सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन जो सीरम में प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं शरीर में सबसे ज्यादा जो इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है, वो कौन सी है? इम्यूनोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में हम आईजी लिखते हैं, मतलब इम्यूनोग्लोबिन। ऑप्शन है आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी। तो याद करने का सिंपल तरीका है, हम क्या जानना चाहते हैं? मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट का मतलब यह सबसे ज्यादा। बहुतायत किसकी है? मतलब ज्यादा। तो ज्यादा जो हम अगर हिंदी में बोलेंगे JYADA, तो ज्यादा की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होगी? यहाँ तो जे नहीं है, लेकिन जी से स्टार्ट हो सकती है। तो ये है अपना याद करने का तरीका कि जी से ज्यादा। तो IgG सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब सबसे ज्यादा शरीर में जो प्रेजेंट है या सीरम में प्रेजेंट है, वो कौन सी है? जी। तो इसके अनुसार आंसर होता है आपका डी। तो ये रहा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड्स नेचुरल इम्यूनिटी इन द न्यूबॉर्न। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? मैटरनल मतलब माता का। मां का कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? विच इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा, जो भ्रूण तक पहुंचता है, एंड प्रोवाइड्स नेचुरल इम्यूनिटी, और जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है किसको? जो बच्चा है नया पैदा होने वाला है, न्यूबॉर्न। तो कौन सा है? IgA, IgM, IgE, IgG। तो याद करने का तरीका है, जो सबसे ज्यादा है वही सबसे पहले पहुंचेगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा था? IgG। तो यही आपको याद करना है कि मां से बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलती है, किसकी वजह से मिलती है? इम्यूनोग्लोबिन की वजह से। वो इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा क्रॉस करता है, वो है आपका जी। जी से ज्यादा, सबसे ज्यादा वही है, सबसे पहले भी वही पहुंचेगा बच्चे तक। तो आंसर आपका इसके अनुसार डी। तो हियर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी फाउंड इन बॉडी सीक्रेशंस लाइक सलाइवा, मिल्क, कोलोस्ट्रम, टीयर्स, ब्रोंकियल सीक्रेशंस, नेजल म्यूकोसा एंड म्यूकस सीक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे बॉडी सीक्रेशंस हैं। जैसे सलाइवा आप जानते हो, लार के अंदर, दूध के अंदर, आंखों के पानी के अंदर, ब्रोंकियल सीक्रेशन, नेजल म्यूकोसा, ये सारे बॉडी सीक्रेशन ही है। इनमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? तो आपको याद ये रखना है, हमेशा शब्द याद रखना है सलाइवा, और सलाइवा के एंड में क्या होता है? ए। इधर कौन सी एंटीबॉडी है जो लास्ट में ए आता है? ये है ए। लेकिन पहले ऑप्शन तो देखें, IgA, IgM, IgE, IgG। तो जहां पर सीक्रेशन आए, एस से सीक्रेशन, एस से सलाइवा, सलाइवा के एंड में होता है ए। तो आपको यही याद रखना है, IgA इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी सीक्रेशन, या फिर इस तरह की बॉडी सीक्रेशंस में आती हैं। तो इसके अनुसार होता है आपका ये वाला आंसर, और ये आंसर आपका ए। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनाफाइलैक्टिक टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। कौन सी एंटीबॉडी एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार है?
अब ये एनाफाइलेक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें पेशेंट मर भी सकता है और इसमें हिस्टामिन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम डिटेल में नहीं जाकर आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के लिए जो इम्यूनोग्लोबिन जिम्मेदार है वो है आपका IgE। तो मतलब सी आंसर बनता है, सी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डिसइंफेक्शन। इनमें से कौन सी चीज परिभाषित करती है डिसइंफेक्शन को? दूसरे तरीके से हम पूछ सकते हैं कि डिसइंफेक्शन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इन्फेक्शंस। ये एक प्रक्रिया है जिसमें इन्फेक्शन को हटाया जाता है बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को खत्म करके, बट नॉट नेसेसरी बैक्टीरियल स्पोर, लेकिन जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया के स्पोर ही खत्म हो। दूसरा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। ये वो प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन दी जाती है ताकि बीमारी ना हो। तीसरा ऑप्शन है इट इज अ प्रोसेस इन विच ड्रग्स आर गिवन टू अ पेशेंट टू ट्रीट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। किसी भी निश्चित इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। क्या ये होता है डिसइंफेक्शन? चौथा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। किसी भी माइक्रोब को जानना पहचानना, क्या ये है डिसइंफेक्शन? तो डिसइंफेक्शन तो एक अंग्रेजी का भी शब्द है, आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। इसका आंसर होता है ए, मतलब इन्फेक्शन को दूर करना। कैसे? माइक्रोब को किल कर। जैसे आजकल कोरोना काल में डिसइंफेक्शन बहुत चल रहा है, कहीं पर भी आप जाते हो सबसे पहले कुछ छिड़का जाता है। आप जानते हो कई तरह के डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन है। आप जहां कहीं भी बैठते हो पहले स्प्रे किया जाता है, रूम को सैनिटाइज किया जाता है। तो सैनिटाइज करने का क्या मतलब होता है? आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो माइक्रोब को, और वो प्रक्रिया क्या है? डिसइंफेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है आपका ए। तो हियर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है? कॉन्करेंट अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब है जैसे ही आपने कोई काम किया उसके इमीडिएटली आप दूसरा कोई काम कर रहे हो, वो कहलाता है कॉन्करेंट। ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स एज सुन एज दे आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी टू स्टॉप फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजीज। जैसे ही बॉडी से कोई माइक्रोब निकला हमने उसको खत्म कर दिया हाथों हाथ, क्या यह है कॉन्करेंट इन्फेक्शन? दूसरा ऑप्शन, यूज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल एजेंट्स वन आफ्टर अदर टू एंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रोब। एक के बाद दूसरा केमिकल एजेंट यूज करना ताकि माइक्रोब खत्म हो जाए, क्या यह है कॉन्करेंट इन्फेक्शन? तीसरा है यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लाइक ओवन फॉर किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का यूज करना जैसे ओवन माइक्रोब को मारने के लिए। चौथा ऑप्शन, एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टिव मेजर्स आफ्टर द पेशेंट हैज बीन रिमूव्ड बाय डेथ और हैज शिफ्टेड टू अदर हॉस्पिटल। जैसे ही पेशेंट की डेथ होती है या किसी दूसरे अस्पताल में जाता है तो उसको डिसइंफेक्शन किया जाता है, बेड को और उस एरिया को किया है कॉन्करेंट। तो आपको यही देखना है कि कॉन्करेंट का मतलब क्या है, जस्ट आफ्टर। तो यही आंसर है कि जैसे ही शरीर से रिलीज हुए हाथों हाथ आपने माइक्रोब को खत्म कर दिया। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसका आंसर आता है ए। तो इसके अनुसार ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टर्मिनल डिसइंफेक्शन? टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है? टर्मिनल का मतलब क्या होता है? अंत में होने वाला या लास्ट समय में होने वाला टर्मिनल। तो लास्ट समय में होने वाला कौन सा डिसइंफेक्शन है? ये आप ऑप्शन देखोगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स एज सुन एज दे आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी टू स्टॉप फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजीज। ये तो आंसर है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन का, तो ये तो आंसर नहीं है। बी है यूज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल एजेंट वन आफ्टर अनदर टू एंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रोब। एक के बाद दूसरा केमिकल एजेंट यूज करना ताकि माइक्रोब मर जाए। तीसरा ऑप्शन है यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लाइक ओवन फॉर किलिंग ऑफ माइक्रोब। ओवन जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का यूज करना, क्या यह है टर्मिनल डिसइंफेक्शन? चौथा है एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टिव मेजर्स आफ्टर द पेशेंट हैज बीन रिमूव्ड बाय डेथ और शिफ्टेड टू अनदर हॉस्पिटल। तो जब पेशेंट की डेथ हो गई या फिर उसको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, उस समय जो आप डिसइंफेक्शन कर रहे हो वो प्रक्रिया कहलाती है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। तो यहां पर आता है डी के अंदर। तो ये रहा आपका डी आंसर। तो टर्मिनल डिसइंफेक्शन ये है आपके सामने। नेक्स्ट, स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स, ग्लास सिरिंजेस एंड मेटलिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज डन बाय। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? माइक्रोब को हटाना किसी भी सतह से, किसी भी सरफेस से, किसी भी आर्टिकल से।
तो यहाँ पर बात हो रही है ग्लासवेयर, ग्लास सिरिंज और मेटलिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से माइक्रोब को कैसे खत्म किया जाता है, कैसे हटाया जाता है। ऑप्शन है बॉइलिंग, हॉट एयर, रेडिएशन और गैस। तो याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ, रेडिएशन और गैस की तो पावर बहुत कम होती है, और इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर है सिर्फ एक बचता है आपके पास बी। तो हॉट एयर इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर। जो भी आप लैब में काम करते हैं या फिर जो ग्लासवेयर जैसे बीकर हैं, बीकर के अलावा मेजरिंग सिलेंडर हैं, या फिर जो आपके स्कैल्पेल है, ऐसे मेटलिक इंस्ट्रूमेंट, ये हॉट एयर से ही स्टेरिलाइज होते हैं। तो आंसर क्या है आपका बी। अब सवाल उठता है कि सर हॉट एयर आई कहां से, तो ये रहा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने, इसे बोलते हैं हॉट एयर ओवन। ये हॉट एयर ओवन के अंदर एक पंखा होता है, थर्मामीटर होता है, और यहाँ पर एक थर्मोस्टेट होता है जिससे टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर बहुत हाई तक हो सकता है, 300 से 350 डिग्री तक, और यहाँ पर एक फैन लगा होता है जिससे एयर पूरी सर्कुलेट होती है। हॉट एयर पूरी घूमती है आगे पीछे ऊपर नीचे, और मटेरियल का स्टेरिलाइजेशन चलता रहता है। यहाँ पर पैक करके रख देते हैं अपन इंस्ट्रूमेंट को, और एक निश्चित समय बाद निकाल लेंगे और वो चीज स्टेरिलाइज हो जाएगी। सो दिस इज द हॉट एयर ओवन इन विच स्टेरिलाइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइसॉल? लाइसॉल क्या है? इट इज अनदर नेम ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल का दूसरा नाम है क्या? सेकंड ऑप्शन, क्रिसॉल इमल्सिफाइड विद सोप, सैपोनिफाइड क्रिसॉल कंटेनिंग 50 to 60% क्रिसॉल। तीसरा आंसर है या ऑप्शन है सॉल्यूशन ऑफ सोप टू किल माइक्रोब्स। क्या ये साबुन का घोल है माइक्रोब को मारने के लिए? चौथा है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड पैराफिन विद फिनॉल यूज्ड टू किल माइक्रोब। लिक्विड पैराफिन और फिनॉल को साथ कंबाइन करने वाला सॉल्यूशन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, क्रिसॉल, जिसको सोप के साथ इमल्शन बनाकर दिया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, क्रिसॉल को सोप के साथ दे दिया जिसके अंदर 50 से 60% क्या होता है, क्रिसॉल। तो लाइसॉल क्या होता है आपको मालूम चल गया होगा। कई बार क्वेश्चन आता है इस पर, और कई बार ये यूज भी होता है, इसलिए आपका ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसके अनुसार आपका आंसर बनता है बी। तो इट इज द आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, name of chemical used to preserve anatomical specimen and for destroying anthrax spores in hair and wool। वो कौन सा केमिकल है जो स्पेसिमेन प्रिजर्व करने के काम में आता है, एंड फॉर और एंथ्रेक्स स्पोर को खत्म करने के काम में आता है जो बालों में और ऊन में होता है। तो आपने लैब में, अस्पतालों में देखा होगा, या फिर जब टिश्यू को बॉडी से निकाला जाता है और उसको स्टोर किया जाता है ताकि वो खराब नहीं हो, तो वो क्या होता है, वो होता है फॉर्मलिन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आंसर होता है आपका सी। ये हम स्कूल टाइम से पढ़ते आए हैं। जो भी हमें पुराने स्पेसिमेन जो होते हैं जो कई सालों तक खराब नहीं होते, इनको डुबो कर रखा जाता है किस सॉल्यूशन में, फॉर्मलिन के सॉल्यूशन में। तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, chemical gas used for sterilization of instruments and heat sensitive catheters and for fumigating wards, sick rooms and laboratories। वो कौन सा केमिकल या कौन सी गैस है जो क्या काम आती है, स्टेरिलाइजेशन मतलब माइक्रोब को मारने के लिए। कहां से, इंस्ट्रूमेंट से, और हीट सेंसिटिव जहां पर हम हीट यूज नहीं कर सकते, कैथेटर्स, या फिर जो वार्ड होते हैं अस्पताल में वहां पर फ्यूमिगेशन के लिए, या सिक रूम में, या लेबोरेटरी में। तो यहाँ पर आग तो जलाएंगे नहीं या ऐसी कोई भी चीज करेंगे नहीं। अपने पास तो बेस्ट चीज है क्या, कि गैस सब जगह फैल जाती है। अब सवाल उठता है इसमें कौन सी गैस, तो यहाँ पर एक ही चीज है, एक वो है फॉर्मलिन। और फॉर्मलिन जो पहले हमने क्वेश्चन में देखा था, यहीं पर आप उसे याद रख लो कि फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका भी आंसर होता है आपका सी। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इनमें किसी में भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, सिर्फ फॉर्मलिन में होती है। तो आंसर आपके सामने सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। निम्न में से एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, इथाइलिन ऑक्साइड। अब इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड एक गैस है जो स्टेरिलाइजेशन में काम आती है। कहने का मतलब, जब अपने को माइक्रोब मारने होंगे तो कौन सी गैस यूज होगी, इथाइलिन ऑक्साइड। ये हम देखेंगे स्टेरिलाइजेशन वाले चैप्टर्स में। पहले हम देखेंगे ऑप्शंस। इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, बिल्कुल सही बात है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। इट इज यूज एज अ मिक्सचर बाय कंबाइनिंग विद इनर्ट गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसको कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के साथ मिक्सचर में लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेते हैं।
तीसरा है इट एक्ट्स बाय एल्काइलेशन ऑफ एमिनो हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल एंड सल्फाइड्राइल ग्रुप्स। क्या ये एल्काइलेशन मैकेनिज्म से काम करती है इन सब ग्रुप्स का? बिल्कुल करती है। तो तीनों ऑप्शन हो गए, तो आंसर होता है अपना डी। तो ये सारी की सारी कैरेक्टर्स किसकी हैं? इथाइलिन ऑक्साइड की। तो आपको लिखना पड़ेगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। जो आवाज है साउंड, उसकी इंटेंसिटी किसमें मापी जाती है? आवाज को किसमें मापते हो? न्यूटन्स, डेसिबल्स, मिलीमीटर ऑफ एजी या बार्स? सीधा आंसर है न्यूटन। तो फोर्स रिलेटेड है, आप जानते हो, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा फिर हम देखेंगे मिलीमीटर ऑफ एजी, ये आप जानते हो ब्लड प्रेशर वाली चीज है। बार्स भी प्रेशर वाली चीज है। एक ही बचता है बी, डेसिबल्स। तो आंसर आता है आपका बी। सवाल उठता है सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया? तो आपके पास एक एनवायरमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर है जहां पर आप पढ़ेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आपके कई तरह के पॉल्यूशन है और वहां पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि निश्चित साउंड के बाद अगर हाई इंटेंसिटी से सुनते हैं तो आदमी बहरा हो जाता है और आपकी हेल्थ गड़बड़ा जाती है। तो हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाउ हार्मफुल द साउंड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। इनमें से कौन सा तरीका नहीं है वेस्ट डिस्पोज करने का? वेस्ट डिस्पोज करने का मतलब यह है कि जो अस्पताल में गंदगी है या जो भी चीज निकलती है उसको कैसे खत्म करना है उसकी बात हो रही है। तो कौन कौन सा मेथड है इनमें से? पहला है डंपिंग, दूसरा है कंट्रोल टिपिंग, तीसरा है इंसिनरेशन और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो हमें पता करना है कौन सा मेथड नहीं है इनमें से। तो पहले हम ये तो देखें ये क्या होता है। तो पहले देखते हैं वन बाय वन। ये आता है, देखो वेस्ट पूरा आ रहा है और इस वेस्ट को खत्म किया जा रहा है। ये वाली जो प्रक्रिया है जिसके अंदर वेस्ट को ओपन में रखा जाता है, ओपन में डाल दिया जाता है ताकि वो सड़ता रहे, एक के ऊपर एक डाला जाता है, ये कहलाती है डंपिंग। तो डंपिंग क्या है? इन दिस वेस्ट इज डिपॉजिटेड इन लेयर्स ऑन द ग्राउंड। एक के ऊपर एक हम डालते जानते हैं, उनकी लेयर बनती जाती है इन अ सूटेड एंड मॉनिटर्ड मैनर, एक निश्चित तरीके से, सो एज टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट एंड ऑन ह्यूमन बींग्स। एक निश्चित तरीके से, ऐसा नहीं इधर फैला दिया उधर फैला दिया, निश्चित तरीके से आपको प्रोग्राम तरीके से डालना है ताकि ह्यूमन बींग्स पर कम से कम इफेक्ट आए और एनवायरमेंट पे भी कम से कम इफेक्ट आए। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डंपिंग। तो ये तो तरीका है वेस्ट डिस्पोजल का, तो ये तो है ऑप्शन है, तो ये तो आंसर नहीं है ए। और कौन सा तरीका है? कंट्रोल टिपिंग। तो ये रही कंट्रोल टिपिंग। कंट्रोल टिपिंग मींस इट इज बरियल। बरियल का मतलब जमीन के अंदर गाड़ना। तो इट इज अ बरियल सिमिलर इन प्रिंसिपल टू सैनिटरी लैंडफिल बट एट अ स्मॉलर स्केल। गड्ढा खोदना, नीचे खोदना और उसके अंदर ये सब चीज डालना, लेकिन छोटे स्केल पर। दैट इज एप्रोप्रिएट इन रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज के लिए होता है। इन कंट्रोल टिपिंग में क्या होता है? सॉलिड वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ इनटू अ डग पिट। पहले गड्ढा खोद लिया जाता है, फिर उसके अंदर डाल दिया जाता है सॉलिड को, एंड इज रेगुलरली कवर्ड विद सॉइल। उस पर मिट्टी डाल दी जाती है टू अवॉइड अट्रैक्टिंग डिजीज वेक्टर्स सच एज फ्लाइज एंड रोडेंट्स। उसको मिट्टी से इसलिए ढक दिया जाता है ताकि उस पर मक्खी, मच्छर और बाकी जानवर ना हो, ताकि उससे और वो ज्यादा फैले नहीं एनवायरमेंट में। तो ये कहलाती है कंट्रोल टिपिंग। आपने कंट्रोल कर दिया उसको फैलने से ही। तो ये भी एक तरीका है वेस्ट डिस्पोजल का, बिल्कुल है। तो बी भी आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं सी, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये वेस्ट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंटेंट इन वेस्ट मटेरियल्स। इंसिनरेशन हम स्कूल टाइम से पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है जलाना। तो कंबशन यही तो होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को जलाना। तो यहाँ पर कचरे को जला दिया जाता है। Incineration and other high temperature waste treatment systems are described as thermal treatment। और एक किस कैटेगरी में आता है? थर्मल ट्रीटमेंट में। तो इस तरीके से भी वेस्ट का डिस्पोज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो डंपिंग से भी किया जाता है, कंट्रोल टिपिंग से भी किया जाता है, इंसिनरेशन भी किया जाता है। अपना क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये सारे ही है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। तो ये रहा डी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टडी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड एज। जो आर्थ्रोपॉड हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है वो वाले आर्थ्रोपॉड्स, मेडिकल एंटेमोलॉजी, वेटरिनरी, फार्माकोलॉजी, क्रोनोफार्माकोलॉजी। तो ये फार्माकोलॉजी तो ड्रग्स रिलेटेड होती है, तो ना तो ये ऑप्शन है और ना ये वाला ऑप्शन है। बात आती है वर्टनरी और इसके बीच में, तो जहां पर भी कीड़े मकोड़े की बात आ जाए, आर्थ्रोपॉड की बात आ जाए, मतलब उसका मतलब होता है एंटेमोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ए, तो ए इज द आंसर। ये आपके सामने है, ये कीड़े मकोड़े ये किस से रिलेटेड है? एंटेमोलॉजी से रिलेटेड, तो आंसर ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट ऑफ रेबीज। रेबीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? रेबीज किसकी वजह से होती है? HIV वायरस, HIV वायरस से तो एड्स होता है, तो ये तो आंसर नहीं है। लिसा वायरस टाइप 1A देखते हैं अभी। ब्रूसेला, ब्रूसेला से तो ब्रूसेलोसिस होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनेसिस में से होता है सेफलिस, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है आपका? लिसा वायरस टाइप 1A, बी आंसर। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, रेबीज वायरस कैसा होता है। ये होता है इस तरह का, लिसा वायरस इस तरह से है आपके सामने। ये इसके प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, आपको याद रखना है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एजेंट ऑफ प्लेग। प्लेग किसकी वजह से होता है? HIV वायरस नहीं है इसका आंसर, क्योंकि इसकी वजह से तो एड्स होता है। फिर है येसिनिया पेस्टिस, देखते हैं अभी। साल्मोनेला, साल्मोनेला से साल्मोनेला टाइफी, तो इससे तो टाइफाइड होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। एम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे तो TB होता है, तो यहां पर आंसर है आपका वाई पेस्टिस, यर्सिनिया पेस्टिस। तो आंसर है आपका बी, लेकिन बी तो आंसर है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं ये कैसा होता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर आंसर आएगा आपका रैट। भैया रैट नहीं है, इससे होता है। ये है यर्सिनिया पेस्टिस, ये पिस्सू जिसको बोलते हैं, और ये कहां पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है रैट्स के अंदर। जो रैट, जो चूहे होते हैं, जो इन्फेक्टेड होता है, ये रैट पे रहता है, और ये जो इसे बोलते हैं रैट फ्ली, और यही ह्यूमन बींग्स में जाता है और बीमारी हो जाती है प्लेग की। तो समझ में आ गया होगा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, यर्सिनिया पेस्टिस, बी आंसर आपके सामने। तो दोस्तों इसी तरह से मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर योर हियरिंग। आप संपर्क में रहिए, बने रहिए, हम जल्दी मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके एक्सप्लेनेशन और थियरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वंस अगेन।